गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 27 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74 जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चुनावी राजनीति। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो भारत देश में चुनाव की प्रणाली क्या है, किसे क्या कहा जाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारी चुनाव प्रणाली क्या है, कि जो हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उसकी प्रणाली क्या है, कैसे चलाई जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, तो हर 5 साल में जो लोकसभा और विधानसभा होती है वो भंग हो जाती है और नए जो मंत्री होते हैं, प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। ठीक है, तो हर 5 साल के बाद ये चुनाव कराए जाते हैं। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हर 5 साल बाद प्रतिनिधि जो होते हैं चुने हुए सरकार द्वारा, वो उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है, लोकसभा विधानसभा का भंग होना कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि आम चुनाव का क्या मतलब होता है कि सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। अंतराल का मतलब होता है डिफरेंस में। ठीक है, कुछ समय बाद, जैसे एक ही दिन चुनाव हो जाते हैं सभी क्षेत्रों में, या फिर जैसे 1-2 दिन के गैप पर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आम चुनाव। फिर हम देखेंगे उपचुनाव किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई सरकार में मतलब 5 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उसके बीच में ही यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी मंत्री द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, तो ऐसे में जो स्थान रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, उसके लिए, उसको भरने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं वो आपके उपचुनाव कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई जाती है कि प्रत्येक जो क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष के आधार पर ही यहाँ पे चुनाव कराया जाएगा। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। इसमें मतलब जो चुनाव कराना है बहुत मुश्किल हो सकता है यदि हम उसे छोटे छोटे क्षेत्रों में नहीं बांटेंगे। तो चुनाव के उद्देश्य से हमने देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में बांटा गया अलग अलग क्षेत्रों में, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया है निर्वाचन क्षेत्र में, और तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। और चुनाव कौन करते हैं, जो मतदाता होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव की एक ये विशेषता है कि हर वोट का समान मूल्य होता है। जो भी किसी का भी वोट होगा उसका मूल्य एक समान होगा, किसी का कम ज़्यादा नहीं है, सबका मत एक ही बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब हो। ठीक है, यही कारण है कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान होती है, कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होंगे उसके जो मतदाता होंगे उनकी संख्या बराबर रखी जाती है, तभी तो समान वोट में बटेंगे। ठीक है, तो जो मतदाताओं की संख्या पर, क्योंकि सबका एक ही वोट होता है और समान मूल्य होता है, इसलिए जितनी जनसंख्या समान होगी तो समान वोट होंगे, समान मत होंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जो लोकसभा है हमारी, उसके जो सीटें हैं, जो चुनाव होता है वो 543 सीटों पर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूरा देश है उसे, पूरे देश को हमने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है, इसलिए जो चुनाव होता है लोकसभा का वो 543 के ऊपर होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। जो क्षेत्रों से जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसद सदस्य या सांसद। ठीक है,
ये हमने लोकसभा का देखा। अब हम विधानसभा का देखेंगे जो राज्यों में होते हैं। ये लोकसभा जो है केंद्रीय स्तर पर होती है और विधानसभा राज्य स्तर पर। तो इसमें देखेंगे राज्यसभा में कैसे होते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा जाता है, क्योंकि हर राज्य का क्षेत्रफल जो है वो कम और ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हर राज्य में उस जनसंख्या के हिसाब से वहाँ की सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, तो उस सीटों में भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपकी 30 सीटें हैं, तो 30 सीटों में तो वो जो सारे क्षेत्र है, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है उसमें जनसंख्या को 30 भागों में बांट देंगे, क्योंकि 30 ही सीटें हैं उसके पास। तो इस तरह से वहाँ की उनका बंटवारा किया जाता है सीटों का। ठीक है, तो इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। जो सीटों पे जो निर्वाचित होते हैं, जो चुनकर आते हैं प्रतिनिधि, उन्हें क्या कहा जाता है? निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधायक। जो विधानसभा में होता है वो विधायक होते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसके भीतर में कई विधानसभा क्षेत्र आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए जो संसद ने जो वो तो 543 उसमें ही बांट रखा है, लेकिन हर जो राज्य है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से उसे सीट बटी हुई है, उस सीट के हिसाब से ही वो अपने जनसंख्या का वितरण करते हैं देश राज्य। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो संसद का निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कई विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे छोटे स्तर पे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए क्या देखेंगे हम कि प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे राज्य को बांटा गया था, लोकसभा को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था, इसी प्रकार से जो पंचायत होती है और नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसमें जो पंचायत को क्या किया जाता है? कई वार्डों में बांट देते हैं छोटे स्तर पे। ठीक है, तो जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह ही है, इन सेम एज इट इज़ है, लेकिन उनका नाम चेंज कर दिया गया वार्ड। ठीक है, प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। जिस तरह से निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसी तरह पंचायत और नगर पालिका चुनाव में प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। जो ये निर्वाचन क्षेत्र है, क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति प्रतिनिधि चुना जाएगा, तो वही एक सीट काउंट होगी उसकी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इनको सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। वही जो मैंने आपको बताया कि हर जो क्षेत्र होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? विधानसभा की एक सीट का। ठीक है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन में आरक्षण मिलना। ठीक है, किसी वर्ग को निर्वाचन में आरक्षण मिलना। देखेंगे कुछ कमज़ोर वर्ग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो इतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं कि लोकसभा में वो प्रतिनिधित्व कर सकें या फिर विधानसभाओं में कर सकें। तो इसके लिए क्या करती है सरकार? उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो संसाधन है उनकी कमी है। इसके कारण उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है और संपर्क नहीं हो पाते हैं उनके अच्छे। तो इस कारण देखेंगे जो प्रभावशाली और साधन संपन्न है वह उन्हें चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं। जिनके पास पूर्ण रूप से साधन उपलब्ध है और वो उनके पास पूरे साधन है और चुनाव भी जीत सकते हैं, वो इस प्रकार के लोग जो पावर में हैं वो उन्हें चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा कि जो कमज़ोर वर्ग हैं वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, तो हमारी संसद और विधानसभाओं में हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तो इससे क्या होगा, जो उनके वर्ग का जो लीडर है, ठीक है, लीडरशिप है, वो उनकी आवाज़ जो है वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, उनकी आवाज़ दब कर के रह जाएगी। इसलिए क्या करा है सरकार ने, इससे हमारी लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इससे जो हमारा लोकतंत्र है, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ जाएगी।
इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं। किनके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कितनी है? 84 सीटें। और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। 47 सीटें किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। ये आंकड़ा जो है 1 सितंबर 2019 की स्थिति को दर्शाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है, इनके लिए आरक्षित है। तो ये संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। मान लीजिए कुल आबादी में जितनी उनकी आबादी है, पूरी जनसंख्या, टोटल जनसंख्या है, उनके जो रेशो में इन लोगों की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में इनकी हिस्सेदारी की गई है। मतलब जैसे टोटल जो जनसंख्या है उसमें कितने एससी या एसटी के लोग हैं, उनके अनुपात में ही इनको ये सीटें प्रोवाइड की गई है। कई राज्यों में ग्रामीण, जिन्हें हम पंचायत कहते हैं, और शहरी, शहर में हम इन्हें नगर पालिका या निगम के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्थानीय निकायों में सीटें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षित है। कई आप छोटे छोटे गांवों और शहरों में देखोगे कि कुछ सीटें जो है पिछड़े वर्ग के लिए, जो ओबीसी में आते हैं, उनके लिए भी आरक्षित है। क्योंकि जिस स्टेट में मान लीजिए ओबीसी की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उनके लिए भी आरक्षण दिया गया है। क्योंकि इससे क्या होगा, फिर वहाँ के जो ओबीसी हैं, मान लीजिए वहाँ पे एससी एसटी कम रहते हैं लेकिन ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, अगर उनके लिए आरक्षण नहीं होगा तो उनकी जो आवाज़ है वो आगे तक नहीं पहुंच पाएंगी, जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं वो आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कई स्टेट में, मतलब जो शहर हैं, ग्राम हैं, गांव हैं छोटे छोटे, उनमें इन्हें भी आरक्षण प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित है। इसी तरह आप क्या देखेंगे, जो गांव है, शहर हैं, उनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। कि मान लीजिए 4 जो सीटें हैं, 4 में से 1 महिला होगी, ठीक है, 4 में से 1 महिला की सीट आरक्षित की गई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आम चुनाव जो होते हैं वो आपके समय समय पर, मतलब एक ही दिन में कराए जाते हैं और छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। ये आपके आम चुनाव है। और उपचुनाव क्या होता है, यदि किसी के कार्यकाल के अंतर्गत क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दें तो उसकी सीट भरने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं वो आपके उपचुनाव कहलाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे कि हमारे सांसद और विधायक में क्या अंतर है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जो हमारे सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो 543 सीटें निर्वाचित की गई हैं, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटी गई हैं, उसमें से जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है वो सांसद कहलाता है, ठीक है। और जो विधायक होते हैं वो क्या होते हैं, जो विधानसभा होती है हमारे राज्य की, तो वो प्रत्येक राज्य में जो जिस राज्य को सीटें मिली हुई है उसके अनुसार अपने राज्य में जनसंख्या को बांटते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। तो उसमें जो निर्वाचन क्षेत्र के से एक व्यक्ति जो चुना जाता है वो क्या कहलाते हैं, विधायक, ठीक है। तो ये इनमें अंतर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या लोकसभा और राज्य चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो क्या है या नहीं, ये आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि ये क्या है, आपका जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो आपका 1/3 है, ठीक है। 1/3 मतलब 4 सीटों में से 3 सीटों में से 1 महिला होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान ने क्या क्या व्यवस्था की है। इसमें क्या देखेंगे हम कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसके हमारे संविधान में, कि हमारे देश में जो है क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई जाती है और चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है और इन क्षेत्रों में इनको क्या कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। और प्रत्येक क्षेत्र में
से एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो कौन करते हैं, मतदाता करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसकी एक विशेषता ये भी है कि हर किसी को का एक वोट होता है। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं उनका एक वोट होता है और सबका समान मूल्य होता है। ये व्यवस्था किसमें की गई है, हमारे संविधान में। तो बच्चों ये थी आपकी भी वर्कशीट। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी हमारी वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में